So now, what is an API, and how do we actually make a request to API from the React application? तो normally होता है कि हम suppose करते हैं कि हमारी एप्लीकेशन में अभी तक जो डाटा आ रहा है वो यूँ समझे कि लोकल फाइल से लोड होके आ रहा है, जबकि रियलिस्टिकली ये होता है कि फॉर एग्जांपल ये हमारी एक फ्रंट एंड की ऐप है जो हमने रिएक्ट में बनाई है, और ये बिहाइंड द सीन एक सर्वर है, कोई भी रिमोट सर्वर है ABC XYZ। इन दिस केस जो हम कर रहे हैं इसमें हम इसको क्या बोलते हैं, फेक स्टोर सर्वर। तो बेसिकली होगा क्या, हमारी एप्लीकेशन, जैसे मैंने आपको कहा था कि व्हाट इज एपीआई, एपीआई स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, और इट्स अ वे through which two or more than two applications communicate with each other। अच्छा, सीन ये होगा कि हमारी एप्लीकेशन जो कि क्लाइंट साइड पे बनी हुई है, ये रिक्वेस्ट करेगी किसी भी थर्ड पार्टी सर्वर को फॉर अ स्पेसिफिक डेटा। अब रिक्वेस्ट करने के लिए जरूरी है कि आप जिसको रिक्वेस्ट कर रहे हो, अब मिसाल के तौर पे आप अगर कहीं एज अ गेस्ट जा रहे हो, तो आप जहां जा रहे हो वहां का आपको क्या पता होना चाहिए, एड्रेस। ठीक, आप सुपरटेक आ रहे हो तो ऑब्वियसली आपको सुपरटेक एड्रेस पता होगा, तो यहाँ पहुंचोगे, अदरवाइज नहीं। इसका मतलब यह है कि जब मेरी एप्लीकेशन कोई रिक्वेस्ट करेगी किसी सर्वर को, तो इसके पास क्या होना चाहिए, उस सर्वर का एड्रेस। तो इस एड्रेस को नॉर्मली, पहला एड्रेस तो ये है कि हम जैसे नॉर्मली लेट सपोज होता है www डॉट एक स्टोर एपीआई डॉट कॉम या डॉट आईओ डॉट नेट डॉट पी के व्हाट्सोएवर। ये बेसिकली किसका पाथ है या किसका एड्रेस है, सर्वर का एड्रेस है। तो जब भी आपका क्लाइंट साइड से कोई भी आप रिक्वेस्ट भेजेंगे सर्वर को, तो आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, उस सर्वर का यूआरएल। अब यूआरएल के बाद इस सर्वर पे बहुत सारे रिसोर्सेज की इंफॉर्मेशन पड़ी होती है। मिसाल के तौर पे जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, हम इन्हें क्या कहेंगे, एक रिसोर्स। जितने हमारे यूजर्स का डाटा है, यूजर्स को हम क्या कहेंगे, एक रिसोर्स। जितने किसी यूजर ने ऑर्डर प्लेस किए उसे हम क्या कहेंगे, ऑर्डर भी एक रिसोर्स है। तो ऑर्डर एक रिसोर्स है, यूजर एक रिसोर्स है, प्रोडक्ट एक रिसोर्स है। तो इसका मतलब इस सर्वर पे तो सारा कुछ पड़ा हुआ है। तो जब आप एपीआई के थ्रू, यानी आप जब रिक्वेस्ट कर रहे हो फॉर द डेटा, आपको क्या पता होना चाहिए, सिर्फ ये वेबसाइट एड्रेस नहीं, बल्कि इसके अंदर आपको ये पाथ भी पता होना चाहिए कि वो किस रिसोर्स के लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। मिसाल के तौर पे आप प्रोडक्ट्स के लिए कर रहे हो, तो आप साथ में क्या मेंशन करोगे, स्लैश प्रोडक्ट्स। अगर आप यूजर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो तो क्या करोगे, स्लैश यूजर्स। अगर आप सारे ऑर्डर्स जो यूजर ने प्लेस किए हैं उनके लिए रिक्वेस्ट करोगे तो क्या करोगे, स्लैश ऑर्डर्स। यानी जो बेस यूआरएल है www.fakestore.api.com वो सेम रहेगा, आगे पाथ चेंज हो जाएगा। तो ये जो आगे मैं लिख रहा हूं इसको हम क्या कहते हैं, पाथ टू द स्पेसिफिक रिसोर्स। बिकॉज यूआरएल एक सर्वर का पाथ है, वहां आप सर्वर तक पहुंचाएगा आपको, उस सर्वर के अंदर डिफरेंट रिसोर्सेज पड़े हुए। सो यू हैव टू मेंशन द पाथ टू दैट स्पेसिफिक रिसोर्स दैट यू वांट। ठीक, अब जैसे ऑर्डर्स हैं, तो आपको ऑल ऑर्डर्स नहीं चाहिए, एक ऑर्डर चाहिए, तो फिर ऑर्डर्स स्लैश ऑर्डर आईडी दे देंगे, लेट्स सपोज 45 के 45 जिस ऑर्डर की आईडी है वो मुझे दे दो। इसी तरह प्रोडक्ट्स या यूजर्स हैं, तो यूजर्स तो 20 हो सकते हैं आपकी वेबसाइट पे, तो कोई एक स्पेसिफिक यूजर चाहिए तो आप उस यूजर की आईडी दे दो, वो यूजर दो जिसकी आईडी 52 है, समथिंग लाइक दिस। तो दिस इज द वे ऑफ मेकिंग रिक्वेस्ट टू द सर्वर। मैं फॉर एग्जांपल रिक्वेस्ट करता हूँ किसको, स्लैश प्रोडक्ट्स को। ये जो पूरा यूआरएल बना है ना, कि बेसिक ये बेस यूआरएल जो सर्वर को एक्सेस करने के लिए चाहिए, प्लस वो पाथ जो मुझे किसी उस सर्वर के अंदर किसी स्पेसिफिक रिसोर्स तक पहुंचाता है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, एपीआई एंड पॉइंट। एंड पॉइंट क्या कहते हैं, एपीआई। तो एंड पॉइंट का मतलब यह है कि ये सिर्फ आपको सर्वर तक नहीं पहुंचाएगा, बल्कि सर्वर के अंदर पड़े हुए उस स्पेसिफिक रिसोर्स तक पहुंचाएगा। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एपीआई एंड पॉइंट। तो लेट मी जस्ट गिव इट अ नेम, लाइक ये कंप्लीट क्या हो गया आपका, एपीआई एंड पॉइंट। अब इसका मतलब ये है कि क्लाइंट में रहते हुए आपको सर्वर से अगर किसी डेटा की या किसी रिसोर्स, या मैं डेटा का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं रिसोर्स का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, इंटरनली डेटा ही होता है। अगर आप क्लाइंट साइड से किसी सर्वर पे
रिसोर्स की रिक्वेस्ट करते हैं तो आपको क्या चीज चाहिए होगा, एपीआई एंड पॉइंट। ठीक। दूसरी चीज, आप नॉर्मली क्लाइंट पे रहते हुए सर्वर पे डाटा भेज भी सकते हैं, सर्वर से डाटा ले भी सकते हैं, सर्वर पे डाटा अपडेट भी कर सकते हैं और सर्वर पे डाटा डिलीट भी कर सकते हैं। ये चार बेसिक ऑपरेशंस है। रीड द डाटा फ्रॉम द सर्वर, पोस्ट द डाटा या सेंड द डाटा टू द सर्वर, डिलीट द डाटा फ्रॉम द सर्वर और अपडेट द डाटा फ्रॉम द सर्वर। तो कितने हैं? इसका मतलब ये है कि ये जो मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूं, इस रिक्वेस्ट की चार टाइप्स हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो मैं रिक्वेस्ट भेजता हूं ना नॉर्मली, इसको हम कहते हैं एचटीटीपी रिक्वेस्ट। यानी जो भी हम क्लाइंट से सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, क्योंकि ये एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल को फॉलो करता है, तो इसे हम बोलते हैं एचटीटीपी। तो एचटीटीपी की रिक्वेस्ट चार टाइप्स की होती हैं। एक को हम कहते हैं जी, या तो ये क्या होगी, गेट रिक्वेस्ट, या फिर ये क्या होगी, पोस्ट रिक्वेस्ट, या फिर ये क्या होगी, पुट रिक्वेस्ट, और या फिर ये क्या होगी, जब भी जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज करें, जब आप एपीआई को हिट कर रहे होंगे तो आपको इन चारों में से एक टाइप की रिक्वेस्ट भेजनी होगी। अब गेट रिक्वेस्ट का पर्पस नाम से जाहिर है, क्या करता है, सर्वर से डाटा को। पोस्ट रिक्वेस्ट नाम से जाहिर है, सर्वर पर डाटा को पोस्ट करता है। पुट सर्वर पर मौजूद डाटा को अपडेट करता है। और डिलीट, तो ये चार रिक्वेस्ट टाइप्स हैं किसकी, एचटीटीपी रिक्वेस्ट टाइप्स। इनको हम क्या कहते हैं, समझ आ गई बात? अब इन टर्मिनोलॉजीज के साथ, यानी पहली चीज, हम सर्वर पे कोई रिक्वेस्ट करेंगे, उस रिक्वेस्ट की टाइप इन चारों में से कोई एक होगी। अगर डाटा गेट कर रहे हैं तो गेट रिक्वेस्ट, डाटा को पोस्ट कर रहे हैं तो पोस्ट रिक्वेस्ट, डाटा को अपडेट कर रहे हैं तो पुट, और डाटा को डिलीट कर रहे हैं तो डिलीट रिक्वेस्ट। अब बाय डिफॉल्ट अभी हम क्या चाह रहे हैं, हम क्या करेंगे, सर्वर पे पड़े हुए सारे प्रोडक्ट्स को लेके आए। तो इसका मतलब है जो हम रिक्वेस्ट करेंगे वो कौन सी होगी, गेट रिक्वेस्ट होगी। और गेट रिक्वेस्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एपीआई एंड पॉइंट। वो एपीआई एंड पॉइंट सर्वर पे जाएगा, सर्वर पे ढूंढेगा कि क्या इस रिसोर्स के अगेंस्ट कोई डाटा पड़ा हुआ है। अगर पड़ा हुआ है तो वो वापस क्या देगा हमें, रिस्पॉन्स। तो इस रिक्वेस्ट को हम कहते हैं एचटीटीपी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को कहते हैं एचटीटीपी रिस्पॉन्स। दिस इज कॉल्ड एचटीटीपी रिक्वेस्ट। और जब सर्वर डाटा वापस देगा आपको, तो हम उसे क्या कहेंगे, ये टर्म्स हैं बेसिकली जो क्लाइंट साइड कम्युनिकेशन में यूज होती हैं। आई सेंट एन एचटीटीपी रिक्वेस्ट, द सर्वर विल सेंड द एचटीटीपी रिस्पॉन्स। वो डाटा हमें यहाँ मिलेगा और हम उसको वहां पे यहाँ पे क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। अब आखिरी बात और इंपॉर्टेंट बात, डाटा किस शक्ल में ट्रांसफर होता है क्लाइंट और सर्वर के दरमियान, जो डाटा एक्सचेंज का फॉर्मेट है वो क्या होता है। डू यू नो व्हाट इज जेसन? दो ही ऑब्जेक्ट्स बताए थे, एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट और एक जेसन ऑब्जेक्ट। तो जावास्क्रिप्ट को जेसन में बदला जा सकता है और जेसन को जावास्क्रिप्ट में बदला जा सकता है। जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में की और वैल्यूज दोनों कोट्स में नहीं होती, जबकि जेसन में क्या होता है, की और वैल्यू दोनों। तो जो द मोस्ट फेमस वे ऑफ एक्सचेंजिंग डाटा बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर इज जेसन। ठीक है, सो मैं डाटा इज एक्सचेंज्ड कहूंगा क्योंकि आ भी सकता है और जा भी सकता है। सो डेटा इज exchanged in the form of JSON. Data is exchanged between client and server in the form of JSON, which is JavaScript object notation. Make sense? अब मैं ये फाइल करता हूँ सेव, और जब मैं जो भी टर्मिनोलॉजी बोलूंगा वो इसी डायग्राम से बोलूंगा। तो अगर आपको समझना हुआ तो वीडियो में ऑब्वियसली ये रिकॉर्ड है, साथ में आप इस इमेज को भी रेफर कर लीजिएगा। लेट्स कम बैक। सो व्हाट आई हैव टू डू इज, मैं अब लोकल फाइल से डाटा
रीड नहीं करूंगा, लेट्स मेक इट अ डिलीट, सेव करूंगा तो एरर आ जाएगा क्योंकि अब ज़ाहिर है मैंने वो फाइल ही डिलीट कर दी। तो लेट्स कम बैक, लेट्स रिफ्रेश इट एंड इट इज गोइंग टू गिव मी एन एरर कि जी डेटा इज नॉट फाउंड। सो लेट्स सी, इट्स स्टिल इज कंपाइलिंग। तो जा सिम this is an error and this is expected error because I have removed the source of data। वो कह रहा है prods is not defined। तो अब कौन सा prods define नहीं है? ये वाला prods जिसको मैं initially इस array में assign करूँ, वो कह रहा है ये तो define ही नहीं है। तो define कहाँ से होता? हमने यहाँ से delete ही कर दिए। अब हम locally data load नहीं करेंगे बल्कि कहाँ से load करेंगे? API को request करेंगे। Now what is the way of requesting an API? तो पहली बात तो ये है कि API को request करने के लिए आपको क्या चाहिए? End point, सर्वर का एंड पॉइंट चाहिए ना, तभी आप। तो वो एंड पॉइंट हमें कहाँ से मिलेगा? ये हमारा डेटा है, ये fakestoreapi.com, ये तो बेस यूआरएल है। साथ में हमें क्या चाहिए? पाथ टू द स्पेसिफिक रिसोर्स। तो हमारे पास ये कौन कौन से रिसोर्स दे रहा है? प्रोडक्ट्स, कार्ड्स, यूजर और लॉगिन टोकन। अगर हम प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो टॉप पे यूआरएल देखिएगा fakestoreapi.com/products, और इसके अगेंस्ट हमें ये रिस्पॉन्स मिल रहा है पूरी एक अरे ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स। तो हम इस पाथ को यहाँ से कॉपी करेंगे। तो पहली चीज तो हमें मिल गई कि विच एवर सर्वर वी वांट टू रिक्वेस्ट फॉर डेटा, वी नीड अ पाथ फॉर दैट डेटा और फॉर दैट स्पेसिफिक रिसोर्स। मिल गया हमें। अब हम वापस अपनी एप्लीकेशन में आएंगे। वी नीड अ वे, हमारी एप्लीकेशन में हमें ऐसा तरीका चाहिए जिस तरीके से हम रिसोर्स को रिक्वेस्ट कर सकें। ठीक, एंड दैट वे इज जावास्क्रिप्ट के अंदर बिल्ट इन फंक्शन है फेच का। इस फेच के फंक्शन के अंदर एटलीस्ट एक आर्गुमेंट देते हैं हम, और वो आर्गुमेंट क्या है? ठीक, एंड देन इफ आई जस्ट इनसाइड द कोट्स राइट द पाथ और द एंड पॉइंट टू दैट पर्टिकुलर सर्वर, तो ये क्या करेगा? ये उस सर्वर पे जाएगा और वहां से मुझे डेटा लोड करके वापस लेके आएगा, और मैं इसको यहाँ सेव कर लेता हूँ प्रॉड्स में। अब ये प्रॉड्स में क्या देगा? मुझे डेटा नहीं देगा, ये मुझे एक प्रॉमिस देगा। अब प्रॉमिस क्या होता है जरा उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। कंसोल डॉट लॉग और प्रॉड्स। अब अगर मैं रिफ्रेश करके कंसोल पे आऊंगा, इट विल गिव मी अ प्रॉमिस। ठीक है जी। So let's refresh it. I don't know why it is not automatically refreshing it. Okay, ये मुझे इसका एरर दे रहा है, तो मैं इस अरे को एम्प्टी कर देता हूँ फॉर द टाइम बिंग। ठीक है। So now if I go back, तो can you see this? I am getting a promise. अच्छा, ये प्रॉमिस की क्या कहानी है? नॉर्मली जब भी हम अपनी अपनी एप्लीकेशन में कोई डिलेड फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं, डिलेड का मतलब क्या है? हमने एपीआई को रिक्वेस्ट की। अब एपीआई ऐसी चीज है जो हमारी एप्लीकेशन से बाहर जाएगी जिसकी रिक्वेस्ट, तो हमें तो नहीं पता कब तक हमें डाटा रिस्पांस मिलेगा, क्योंकि नेटवर्क की स्पीड पे डिपेंड करता है, बहुत सारे और फैक्टर्स हैं उन पे डिपेंड, सर्वर के रिस्पांस टाइम पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये है कि ये एपीआई को जब भी हम रिक्वेस्ट भेजेंगे तो ये हमें इंस्टेंटली रिजल्ट नहीं देगा। इट विल टेक सम टाइम, और इट मे टेक सम टाइम। तो नॉर्मली जावास्क्रिप्ट का एक मैकेनिज्म है या एक वे है इस तरह की डिलेड फंक्शनैलिटी को हैंडल करने का, विच इज कॉल्ड एज प्रोमिसेस। अब प्रोमिसेस का मतलब ये है कि ये बिल्कुल नॉर्मली हमारी रियल लाइफ प्रॉमिस की तरह होता है कि जैसे मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया कि कल आपकी 2 बजे क्लास होगी। अब इसकी 3 पॉसिबिलिटीज हैं। मैंने प्रॉमिस किया, आपने मान लिया, आपने ओके कर दिया। अब जब तक कल 2 बजे तक टाइम नहीं आता, तब तक हमारा ये प्रॉमिस क्या रहेगा? पेंडिंग स्टेट में रहेगा। पेंडिंग स्टेट का मतलब क्या है? कि अभी तक टाइम ही नहीं आया, यानी अभी तक ये प्रॉमिस कायम है। अब कल 2 हो गए
और मैंने 2 बजे इनकार कर दिया जी कि क्लास नहीं होगी, तो मैंने क्या कर दिया, प्रॉमिस रिजेक्ट कर दिया। क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो इसका मतलब है कि मेरा प्रॉमिस पेंडिंग स्टेट में किधर, पेंडिंग स्टेट से किधर चला गया, रिजेक्टेड स्टेट में। अब दूसरी पॉसिबिलिटी कि कल 2 बजे का टाइम आ गया और मैंने वो 2 बजे क्लास लेना शुरू कर दी, तो इसका मतलब मैंने प्रॉमिस को क्या कर दिया, फुलफिल्ड कर दिया। तो रियल लाइफ में प्रॉमिस की ये 3 स्टेट्स होती हैं और कोई स्टेट नहीं होती। पेंडिंग ना, मतलब जब से आपने प्रॉमिस किया तो आप दोनों के प्रॉमिस, इसकी स्टेट क्या है, पेंडिंग, क्योंकि अभी वक्त ही नहीं पहुंचा। लेकिन जब वो वक्त आ गया तो मैंने प्रॉमिस फुलफिल कर दिया, तो पेंडिंग से क्या हो गया, फुलफिल्ड। और वक्त आ गया और मैंने प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया, तो पेंडिंग से किधर चला गया, रिजेक्टेड स्टेट में। तो प्रॉमिस की कितनी स्टेट्स हैं, ओनली 3। जावास्क्रिप्ट में यही है। मैंने एपीआई को कॉल भेजी, जो ही मैंने एपीआई को कॉल भेजी तो प्रॉमिस किस स्टेट में चला गया, पेंडिंग। अब सर्वर के पास गया, सर्वर ने वापस रिस्पॉन्स दिया, तो सर्वर के पास अगर डेटा होगा तो वो डाटा भेज देगा, तो रिस्पॉन्स जो मेरी प्रॉमिस की स्टेट है वो फुलफिल हो जाएगी। लेकिन फॉर एनी रीजन कहीं रास्ते में अटक गया या कोई एरर आ गया सर्वर पे, या उसने डाटा प्रॉपरली लोड नहीं किया, तो मुझे मेरा जो प्रॉमिस है वो किस स्टेट में चला जाएगा, रिजेक्टेड स्टेट में चला जाएगा। और रिजेक्टेड स्टेट में जाने के बाद मुझे डाटा उसका नहीं मिलेगा, बल्कि कोई ना कोई एरर मिलेगा। क्लियर होगी बात। तो ये जो आपका फेच का मेथड है ना, ये आपको डाटा नहीं रिटर्न करता। रिमेंबर, फेच आपको प्रॉमिस रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है, अब उस प्रॉमिस की तो डिफरेंट स्टेट्स हो सकती हैं। इस प्रॉमिस की स्टेट्स में से या इस प्रॉमिस में से डेटा निकालने के लिए हमारे पास एक मैकेनिज्म होता है या एक और फंक्शन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉड्स में क्या पढ़ा हुआ है अभी, प्रॉमिस, अभी मैंने आपको देखा, इसका एक बिल्ट इन फंक्शन होता है। प्रॉमिस के ऊपर एक बिल्ट इन फंक्शन लगता है जिसे हम कहते हैं डॉट देन। ठीक, ये जो देन का फंक्शन है ना, दैट इज यूज टू, ये देखें, द कॉल बैक टू एग्जीक्यूट व्हेन द प्रॉमिस इज रिजॉल्व्ड। कि देन के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन एज एन आर्गुमेंट जाता है, और ये कॉल बैक तब चलता है जब प्रॉमिस रिजॉल्व होता है या फुलफिल होता है। रिजॉल्व और फुलफिल एक ही बात है। ठीक, अटैचेस कॉल बैक फॉर द रेजोल्यूशन एंड और द रिजेक्शन ऑफ प्रॉमिस, अ प्रॉमिस फॉर द कंप्लीशन ऑफ विच एवर कॉल्ड कॉल बैक इज एग्जीक्यूटेड। एनीवेज, ये बाकी कहानी मैं बताऊंगा, सिर्फ आपको ये लाइन अगर समझ आ गई ना, तो कॉल बैक टू एग्जीक्यूट व्हेन द प्रॉमिस इज रिजॉल्व। तो मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, एक कॉल बैक फंक्शन दे देता हूँ, और इस कॉल बैक फंक्शन में, कॉल बैक फंक्शन ऐसे ही होता है ना, टू भी प्रॉमिस रिजॉल्व करके रिजल्ट लाएगा, वो रिजल्ट या रिस्पॉन्स इस कॉल बैक फंक्शन में अवेलेबल हो जाएगा। और इसको मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, देखता हूँ कि क्या देगा रिस्पॉन्स। मेक सेंस। अब जब मैं आता हूँ, अब ये क्या होगा, जब मेरा ये कंपोनेंट चलेगा तो फेच चलेगा, फेच मुझे प्रॉमिस देगा, प्रॉमिस का जो रिस्पॉन्स है वो मैं क्या कर रहा हूँ, कॉल बैक फंक्शन में ले रहा हूँ और उसको कंसोल कर रहा हूँ। सो लेट्स सी कि ये जो प्रॉमिस रिजॉल्व होने पे मुझे क्या देगा। सो कैन यू सी दिस, इसने मुझे जनरल उसका स्टेटस दिया, 200 सक्सेस का कोड है, ठीक है, देन स्टेटस आपका टेक्स्ट वगैरह वगैरह वगैरह। तो रिस्पॉन्स स्टिल मुझे यहाँ पे कहीं नजर नहीं आ रहा, जो कि अरे की फॉर्म में है। ठीक, सो लेट्स डू दैट। हम इस रिस्पॉन्स को नॉर्मली क्या करते हैं, जेसन में पार्स करते हैं। आपको पता है जेसन क्या होता है, कोड में हमने कहा था ना, अपना जेसन में कन्वर्ट कर सकते हो, तो कोड वाइज यूं जेसन का फंक्शन है, इसको आप कन्वर्ट इस तरह से कर सकते हो। अब अगर मैं जाऊं जेसन की फॉर्म में, तो मुझे उसने फिर एक प्रॉमिस दिया, लेकिन अब का प्रॉमिस और पिछला प्रॉमिस डिफरेंट है। अब का प्रॉमिस भी उसने क्या दिया, फुलफिल करके, लेकिन साथ ही उसने क्या दिया, अरे दे दी 20 की। क्लियर। तो इसका मतलब है कि जो मुझे रिस्पॉन्स मिला था पहले प्रॉमिस से, मैंने आपको कहा कि देन किस लिए होता है, प्रॉमिस के रिजॉल्व होने पे कॉल बैक चलाता है ये। तो जब प्रॉमिस रिजॉल्व हुआ तो उसने कॉल बैक दिया, तो रिजल्ट में क्या दिया, एक फिर प्रॉमिस दिया। मैंने उसको क्या कर लिया, सॉरी, फिर प्रॉमिस नहीं दिया, उसने रिजल्ट में एक रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट दिया, लेकिन उसमें मुझे कहीं रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो मैंने क्या कर दिया, उसको जेसन में पार्स किया, तो अब मुझे रिजल्ट मिला,
लेकिन फिर रिजल्ट किस फॉर्म में मिला? प्रॉमिस की फॉर्म में मिला। क्या करूंगा फिर? जब प्रॉमिस आए तो क्या करते हैं? फिर डॉट देन करते हैं। जब भी प्रॉमिस मिले उसके अंदर से डेटा निकालने के लिए क्या करेंगे भाई? डॉट देन। प्रॉमिस यानी डॉट देन किस लिए होता है? प्रॉमिस के रिजॉल्व होने पे कोई कॉल बैक चलाने के लिए। तो प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया ना, कैसे पता चला रिजॉल्व हो गया? ये पता चल रहा है ना फुलफिल, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? रिजॉल्व हो गया। ऊपर भी आया था लेकिन ऊपर उसके अंदर डेटा नहीं आया था। मुझे तो डेटा चाहिए ना। मैं आपको अगर दिखा दूं, इसलिए ऊपर वाला मिटाया नहीं था। ऊपर वाले में मुझे प्रॉमिस मिला था ये पहला प्रॉमिस है। इस पे आप देख रहे हैं ये क्या मिला है मुझे? रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट मिला है। इसके अंदर मुझे वो 20 आइटम्स की अरे नहीं मिली। तो इस रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट को मुझे पार्स करना है किसमें? जेसन में। क्लियर? तो इस जेसन में कन्वर्ट करने के बाद मुझे फिर प्रॉमिस मिला, लेकिन इस प्रॉमिस में दिस टाइम वो मुझे 20 आइटम्स की अरे मिली। लेकिन मिली भी तो किसके अंदर पड़ी हुई है? तो प्रॉमिस से निकालने के लिए क्या करूंगा? डॉट देन। वेरी गुड। तो मैं अब इसे कंसोल नहीं करूंगा क्योंकि मैंने दिखा दिया कंसोल करके। मैं इसको सिर्फ बाय डिफॉल्ट रिटर्न मतलब होता है ना। ठीक। अब या तो आप इसको भी एक वेरिएबल में सेव कर लें, या वेरी एक यहाँ पे एक तरीका होता है चेनिंग कर सकते हैं आप। इसके आगे लगा के फिर डॉट देन कर लें, क्योंकि ये आपको क्या रिटर्न कर रहा है? प्रॉमिस। वो प्रॉमिस क्योंकि मुझे उसको रिजॉल्व करना है, तो रिजॉल्व करने के केस में हमें कॉल बैक में क्या मिलेगा? कॉल बैक फंक्शन देंगे। और ये किस लिए देंगे? एग्जीक्यूट व्हेन प्रॉमिस इज रिजॉल्व। तो हमारा प्रॉमिस दूसरी दफा भी रिजॉल्व हो चुका है, और दूसरी दफा रिजॉल्व होके जो डेटा वो हमें देगा हम उसे यहाँ पे कर लेते हैं। और अब मैं इसे कंसोल डॉट लॉग डेटा। अब प्रॉमिस से मुझे निकल के क्या मिलेगा? डेटा मिलेगा। सो लेट्स सी, कैन यू सी दिस? अरे ऑफ 20 एलिमेंट्स। अब कोई प्रॉमिस प्रॉमिस नहीं मिला, क्योंकि मैंने प्रॉमिस को पहली दफा रिजॉल्व किया तो उसने हमें रिस्पॉन्स रिटर्न किया। हमने उसे जेसन में पार्स किया तो उसने फिर प्रॉमिस रिटर्न किया। तो हमने उसको फिर रिजॉल्व करके उसके अंदर से डाटा एक्सट्रैक्ट कर लिया। क्लियर? अब ये जो डाटा हमें मिल रहा है, जिसको हम कंसोल करवा रहे हैं, इसको हम कंसोल करने के बजाय लोकल स्टेट में ना सेट कर दें। लोकल स्टेट की इनिशियल स्टेट क्या है? एम्प्टी है। तो इसे हम अपडेट कैसे करेंगे? सेट प्रोडक्ट को यहाँ पे कॉल कर दें कंसोल की जगह। यार क्या हो रहा है? तो इस प्रोडक्ट्स की इनिशियल वैल्यू एम्प्टी अरे है। जब ये चलेगा फेच का मेथड, तो अपडेटेड डाटा लेके सेट प्रोडक्ट्स में पूरी अरे सेट कर देगा। तो प्रोडक्ट्स की अपडेटेड वैल्यू क्या हो जाएगी? वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो कि एपीआई से एज अ रिस्पॉन्स वापस हमें मिल रहे हैं। सो अब हम जाते हैं। नाउ दिस डाटा इज नॉट लोडिंग फ्रॉम द लोकल फाइल, rather it is getting loaded from the API directly. क्लियर? कोई मसला मसाइल तो नहीं है? अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। यहाँ तक समझ आ गया ना? बिल्कुल। तो अब आप किसी को समझा सकते हैं कि एपीआई क्या होती है भाई? क्योंकि अब आपने एपीआई को ना सिर्फ देख लिया, इम्प्लीमेंट भी कर लिया, और उसको यूज करके रिमोट सर्वर से डेटा फेच भी कर लिया, और आपकी एप्लीकेशन अब कम्युनिकेट कर रही है किसके साथ? फेक स्टोर एपीआई के एप्लीकेशन के साथ। तो मैंने क्या डेफिनेशन बताया था कि इट्स अ वे दैट अलाउज टू और मोर देन टू एप्लीकेशंस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। क्लियर? अब जब भी मैं अपनी एप्लीकेशन ओपन करूंगा तो बैकएंड पे जो डेटा लोड है वो किसी और एप्लीकेशन से हो रहा है। जस्ट द वे मैंने विंडो चलाई हुई है, लेकिन वेदर की अपडेट कहीं और से आ रही है। एनीवेज, सो नाउ एक मसला है अभी भी। जितनी भी नेटवर्क रिक्वेस्ट जाती है ना हमारी एप्लीकेशन से, हमें उनका ख्याल करना होता है कि बहुत ज्यादा नेटवर्क रिक्वेस्ट ना जाए। अब ये जो तमाम काम हो रहा है, 20 के 20 प्रोडक्ट्स की अरे लोड हो रही है, इसके लिए हमें कितनी नेटवर्क की रिक्वेस्ट करनी चाहिए? सिर्फ एक। अब नेटवर्क की कितनी रिक्वेस्ट हो रही हैं ये आपको कहां से पता चलेगा? आप ब्राउजर के टाइम में जैसे कंसोल पे जाते हो ना, यहाँ पे जाए नेटवर्क में, तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपके नेटवर्क पे कितनी रिक्वेस्ट गई हैं इस काम के लिए। ये देखें, वो जालम, हुई 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 हुई। यहाँ देखिएगा, प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स 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 प्रोडक्ट्स।
लोड हम कितने प्रोडक्ट कर रहे हैं? 20। तो रिक्वेस्ट कितनी जा रही हैं? 200 से ऊपर चली गई हैं। गॉट इट? एंड हाउ कैन वी, आई मीन 200 नहीं, 3000, 4000, आई मीन दिस इज गोइंग एन इनफिनिट लूप। दैट्स काइंड ऑफ बुलशिट। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम प्रोडक्ट लोड कर रहे हैं 20 और रिक्वेस्ट कितनी जा रही है और कितना डाटा ट्रांसफर हो चुका है। जालम। इसका मतलब ये है कि वी आर मेकिंग अ नेटवर्क रिक्वेस्ट, दैट इज फाइन, बट वी आर मेकिंग इनफिनिट लूप ऑफ नेटवर्क कॉल्स, दैट इज नॉट फाइन। इस तरह तो सर्वर ही बैठ जाएगा भाई, इस तरह तो सर्वर ही बैठ जाएगा। तो इनफैक्ट वी हैव टॉक्ड अबाउट वन वे ऑफ, इनको रोकते हैं किसी तरह। ठीक है, रुक गई अब। तो आपने जो नेटवर्क पे रिक्वेस्ट्स करनी है उनका खास ख्याल रखना है कि ये ना हो कि आप अपना उल्लू सीधा करने के लिए बाकी सारी सत्यानाश कर दें। Here comes another concept into play. What is the proper way of making a network call? What is the, क्योंकि this is the most sensitive part of the application, कि आप एक रिक्वेस्ट से काम चल रहा है आपका, तो आप जनाबे मन इन्फिनिट रिक्वेस्ट डाल रहे हैं नेटवर्क के ऊपर। इसका मतलब ये है कि वी आर एक्चुअली डूइंग समथिंग रॉन्ग इन मेकिंग नेटवर्क रिक्वेस्ट। इससे पहले कि मैं आपको इसका प्रॉपर तरीका बताऊं, एक कॉन्सेप्ट और समझ लें। हमारे पास एक चीज होती है फंक्शन स्कोप, पता है क्या होती है? यहां से ये फंक्शन स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ये फंक्शन एंड हो रहा है। जो वेरिएबल इस फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल है उसको हम कहते हैं, उस फंक्शन का स्कोप क्या है, उस वेरिएबल का स्कोप क्या है, लोकल टू दिस फंक्शन। यानी स्कोप से मुराद ये है कि द स्पेस और द एरिया वेयर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज एक्सेसिबल। मिसाल के तौर पे अगर ये प्रोडक्ट्स एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है तो ये इनसाइड द फंक्शन डिक्लेयर हुआ है, तो ये सिर्फ एक्सेस हो सकता है इसी फंक्शन की ब्रैकेट्स के अंदर, इससे बाहर ये एक्सेस नहीं हो सकता। ठीक। अच्छा, जब मैं इस वेरिएबल में चेंज भी करूंगा तो वो चेंज इसी के अंदर, इसी के स्कोप के अंदर ही होगी। लेकिन अगर मैं कोई वेरिएबल यहां डिक्लेयर कर दूं और फिर इसको मैं यहां आके चेंज कर दूं, अब ये फंक्शन हो गया इम्प्योर। अब ये फंक्शन इम्प्योर हो गया। अब इम्प्योर फंक्शन क्या होता है? जब कोई फंक्शन एक ऐसी वैल्यू को या एक ऐसे वेरिएबल को चेंज करे जो इसके स्कोप से बाहर है, दैट इज कॉल्ड एज इम्प्योरिटी। प्योर फंक्शंस क्या होते हैं कि आपने कोई भी वेरिएबल या वैल्यू चेंज करनी है तो हमेशा दैट शुड रिजाइड इनसाइड द स्कोप ऑफ द फंक्शन। अब ये इम्प्योर क्यों हो गया? कि हो सकता है इस एक ही वैल्यू को कोई और फंक्शन भी चेंज कर रहा हो, तो दैट माइट कॉज एन इश्यूज। खैर, एनीवेज, बताना ये चाहता हूं कि व्हेनेवर वी वांट टू परफॉर्म एनीथिंग that is outside the scope of this function, that is called as side effect. I repeat, when we want to change or when we want to perform any function that is not inside the scope of the function, that is called as side effect. तो ये क्या मैं परफॉर्म कर रहा था? एक साइड इफेक्ट परफॉर्म कर। वैसे साइड इफेक्ट का मतलब क्या होता है? नुकसान। आपने देखा ना, इसके साइड इफेक्ट्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैं एपीआई को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तो क्या ये रिक्वेस्ट इस फंक्शन के स्कोप के अंदर है? ये रिक्वेस्ट जा कहां रही है? नेटवर्क पे। एग्जैक्टली। सो वी आर परफॉर्मिंग समथिंग आउटसाइड द स्कोप ऑफ द फंक्शन व्हाइल स्टेइंग इनसाइड द फंक्शन। हम रिक्वेस्ट कर कहां से रहे हैं? फंक्शन के अंदर से। जा कहां रही है? फंक्शन के स्कोप से बाहर। क्या है ये? साइड इफेक्ट है। सो एनीथिंग दैट वी वांट टू परफॉर्म inside the function that goes outside the scope of the function is called a side effect. क्लियर हो गई बात? अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली कंसोल लिखते हैं ना, तो ये कंसोल भी किसकी एपीआई है? ब्राउजर की। अगर मैं इवन हेलो भी लिख देता हूँ तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर परफॉर्मिंग अ साइड इफेक्ट। क्योंकि रिएक्ट के फंक्शनल कंपोनेंट में के अंदर से कोई भी काम अब
ब्राउजर के किसी फंक्शन को कॉल कर लें, आप डॉक्यूमेंट के जो बिल्ट इन का जावास्क्रिप्ट का मेथड है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, वो सारे कॉल कर लें, वो भी क्या होंगे, साइड इफेक्ट्स होंगे, क्योंकि हम किसके अंदर हैं, फंक्शनल कंपोनेंट्स के अंदर। तो रिएक्ट वर्चुअल डॉम को फॉलो करती है, एक्चुअल डॉम को फॉलो नहीं करती। तो इसका मतलब ये है कि साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं आपको ये पता लग गया है। और आपसे कोई एग्जांपल पूछे जी कि साइड इफेक्ट्स की एग्जांपल क्या है, तो आप बेस्ट एग्जांपल ले लें जी, एपीआई कॉल इज अ साइड इफेक्ट, accessing the DOM function is a side effect, calling a console log is a side effect। कोई भी साइड इफेक्ट किसी फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर डायरेक्टली हम परफॉर्म नहीं कर सकते, करेंगे तो हल देख लें। तो इसके लिए रिएक्ट ने एक तरीका दिया हुआ है, और वो तरीका ये है कि रिएक्ट गेव अस अ बिल्ट इन फंक्शन कॉल्ड यूज इफेक्ट। बिल्ट इन फंक्शन जो होते हैं वो नॉर्मली ये जिनके शुरू में यूज लगा होता है वो हुक्स होते हैं, यूज स्टेट हुक यूज किया ना। तो जब भी हम साइड इफेक्ट परफॉर्म करेंगे, we will always use effect to perform the side effect। so अब मैं ये काम जरा साइड इफेक्ट को प्रॉपर तरीके से हैंडल करके फिर आपको नेटवर्क रिक्वेस्ट दिखाऊंगा कि वो इनफिनिट कंट्रोल हो जाएगी। सो नाउ इफ आई कॉल दिस यूज इफेक्ट राइट इनसाइड हियर, ये इट्स जस्ट लाइक अ फंक्शन कॉल एंड इट टेक्स अ कॉल बैक फंक्शन। नॉर्मली बहुत ज्यादा आप ये देखेंगे कि कॉल बैक फंक्शन, it takes two arguments, first is callback function, so let me give it like this, and second argument is an array। इस array को मैं फिलहाल empty छोड़ता हूं, लेकिन this is called dependency list या dependency array। क्या होती है वो जिक्र उसका बाद में करूंगा, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस callback function के अंदर आऊंगा। ये जो काम मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर रहा था ना, you are not supposed to perform any side effect directly, rather you have to use the use effect for that। make sense? सब काम वही होगा, लेकिन नेटवर्क की अगर रिक्वेस्ट में जाएं दोबारा से लोड करके, कैन यू सी दैट ओनली वंस? कैन यू सी दिस? ओनली वंस, आई मीन ट्वाइस, but at least we have got rid of those infinite request loops। क्लियर होगी ये? अच्छा, ये जो रिपीट आ रही है ना, ये भी आई थिंक इस वजह से दो दफा जो आ रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ आई थिंक दिस आ रही है। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस, बताऊंगा उसको, एक्सप्लेन करूंगा। सो वी हैव ओनली वन नेटवर्क रिक्वेस्ट। तो वो जो, और कितना डाटा ट्रांसफर है, 2.2 KB, और उस वक्त कितना हो रहा था, 15 MB, एंड इट वाज स्टिल गोइंग ऑन। सो दैट वाज अ बिग हेडेक। अगर हम साइड इफेक्ट्स को बंदों के पुत्रों की तरह हैंडल नहीं करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन क्रैश कर जाएगी। ना सिर्फ हमारी क्रैश कर जाएगी, बेचारी सर्वर को भी क्रैश कर देगी जाके। अब इन्फिनिट लूप ने कहीं ना कहीं जाके तो एंड होना है ना, मेमोरी खत्म, मेमोरी एग्जॉस्ट होनी है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होना है, वो बड़ी ड्रास्टिक वो होगी। एनीवे, सो यू आर नाउ वेल फेमिलियर विद, एक तो नेटवर्क रिक्वेस्ट को कैसे आपने एक्सप्लोर करना है, और फिर दूसरा जब आप कोई भी साइड इफेक्ट परफॉर्म करेंगे तो आप कहाँ करेंगे, अब ये मुझे बताने की जरूरत ना पड़े। क्लियर? So that's pretty much it for in terms of accessing API, loading data from API, and what is the best and proper way of actually loading the data from the API। अब मैंने कहा जी, जो डॉट देन है ना, ये तो तब चलेंगे जब प्रॉमिस रिजॉल्व हो या फुलफिल्ड हो, तो रिजेक्ट भी तो हो सकता है, उसका क्या बनेगा? ठीक, नॉर्मली मैं जरा इनको ब्रेक कर देता हूँ जस्ट फॉर रीडेबिलिटी, ठीक है? इसको हम कहते हैं चेनिंग। जब हम एक फंक्शन डॉट दूसरा फंक्शन डॉट दूसरा फंक्शन डॉट दूसरा फंक्शन, जब तक हमें प्रॉमिस रिटर्न होते रहेंगे तब तक हम क्या करेंगे, डॉट देन 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 करते रहेंगे, हमें 4 दफा हो, 6 दफा हो। अब अगर इस पूरी चेन में कहीं भी एरर आएगा, कहीं भी एरर आए, तो वो हम
इस तरह कैच का फंक्शन यूज करके उसमें कर सकते हैं। ठीक, तो जब मैंने कैच लिखा तो इसने मुझे क्या दे दिया, ऑन रिजेक्टेड। वो सारे को छोड़ के वो कैच पे ले आएगा एरर को। पहले नहीं, डेटा तो तब तक 10 डेटा अलग अलग तो आएंगे ही नहीं ना। अगर 10 देन भी लगाएंगे ना तो एक ही रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहे होंगे, 10 डेटा किधर से मिलेंगे। ये एपीआई के हर प्रोडक्ट के अगेंस्ट रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, ये ओवरऑल पूरी की पूरी अरे के अगेंस्ट एक प्रॉमिस हैंडल हो रहा है। कुछ भी नहीं आएगा। ठीक, अगर यानी मैंने अभी तक ये बताया कि डॉट देन कब चलता है, प्रॉमिस के रिजॉल्व पे। तो हर दफा रिजॉल्व तो नहीं हो सकता ना, कहीं रिजेक्ट भी तो हो सकता है। तो हम रिजेक्शन के लिए सबसे एंड पे सारे देन लिख के सबसे एंड पे क्या लिखेंगे, कैच। तो किसी भी देन में अगर कोई एरर आएगा या कोई भी देन रिजेक्ट होगा तो वो डायरेक्ट उठा के हमें किधर ले आएगा, कैच में ले आएगा। तो हम कैच के अंदर भी क्या देंगे, एक कॉल बैक देंगे, ठीक है, जैसे हमने डॉट देन के अंदर दिए। और उस कॉल बैक में हम इस कॉल बैक में हम क्या रिसीव करेंगे, जो भी एरर आएगा वो इस वेरिएबल में थ्रो हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और इसको हम यहाँ क्या कर सकते हैं फिलहाल, कंसोल डॉट लॉग एरर। यानी अब कोई भी एरर आएगा तो हमें इस एरर में उसकी डिटेल पता लग जाएगी, कहाँ रिजेक्ट हुआ है और क्यों रिजेक्ट हुआ है और क्या एरर आया। सो यू कैन लाइक, आई मीन आप इनको ब्रेक भी कर सकते हैं और आप इनको ऐसे एज इट इज ऐसे भी लिख सकते हैं। अब चूंकि कॉल बैक में एक ही स्टेटमेंट है तो आपको पता है कि एक ही स्टेटमेंट के केस में हम ये लिखें या ना लिखें, एक ही बात है। तो अब जब प्रॉमिस रिजॉल्व होगा और जब प्रॉमिस रिजेक्ट भी होगा तो हमें पता लग जाएगा किधर रिजेक्शन हुई है और क्या एरर है। इस एरर मैसेज को हम यूआई पे भी डिस्प्ले करा सकते हैं या बाकी भी बहुत सारा कुछ कर सकते हैं, बट दिस इज एक्चुअली the way of handling or making a call to the APIs. That's pretty much for today. Do you have any question?